उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट। हिमाचल के मंडी में बादल फटने और भूस्खलन से हुई तबाही, कई घरों को पहुंचा नुकसान और कई वाहन बहे। भारी बारिश के कारण केदारनाथ यात्रा स्थगित। दिल्ली, यूपी समेत कई राज्यों में आज भी बारिश होने की संभावना। आतंकी फंडिंग मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर की छापेमारी। शोपियां, पुलवामा, बांदीपुरा और कुलगाम जिलों में एनआईए की छापेमारी जारी। नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर गृह मंत्री अमित शाह ने नशे के खिलाफ जारी अभियान के प्रति प्रतिबद्धता दोहराते हुए अभियान में जुटी सभी संस्थाओं की सराहना की। गृह मंत्रालय ने नशीले पदार्थों के खिलाफ अपनाई जीरो टॉलरेंस की नीति। G20 के बुनियादी ढांचा कार्य समूह की तीसरी बैठक का उत्तराखंड के नरेंद्रनगर में आज से शुरू। बैठक में देश के आधारभूत ढांचे से संबंधित चुनौतियों और टिकाऊ शहरों के लिए खाका तैयार करने पर एक उच्च स्तरीय सम्मेलन का भी आयोजन। और ग्रीस में न्यू डेमोक्रेसी पार्टी ने एक बार फिर देश के संसदीय चुनावों में जीत की हासिल। किरियाकोस मित्सोटाकिस प्रधानमंत्री के रूप में दूसरे कार्यकाल की संभाली बागडोर। नवनिर्वाचित पीएम ने की जनादेश की सराहना। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। डीडी न्यूज देख रहे हैं आप और देश दिन भर की तमाम खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं कृतिका। और चलिए इसी के साथ बुलेटिन की करते हैं शुरुआत। देश के लगभग सभी राज्यों में मानसून की दस्तक के साथ ही भारी बारिश भी शुरू हो चुकी है और हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में हुई मूसलाधार बारिश ने लोगों के लिए नई मुसीबत खड़ी कर दी है। उत्तराखंड में भारी बारिश को लेकर कई जगह पर अलर्ट भी जारी किया गया है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार गढ़वाल मंडल के पर्वतीय जिलों में 27 और 28 जून को तेज बारिश की भी संभावना है। उत्तराखंड में राज्य मौसम विभाग ने नैनीताल, चंपावत, पिथौरागढ़, बागेश्वर, देहरादून, टिहरी और पौड़ी जिलों में तेज बारिश की चेतावनी देते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं राज्य के अन्य जिलों के लिए इस वक्त येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। वहीं भारी बारिश के कारण केदारनाथ यात्रा पर जा रहे यात्री रास्ते में बारिश के कारण फंस गए हैं और बारिश के कारण गौरीकुंड केदारनाथ पैदल मार्ग पर गधेरा उफान पर है। इसकी वजह से केदारनाथ के लिए निकले पैदल यात्री वहीं फंस गए। फंसे यात्रियों को गौरीकुंड व अन्य सुरक्षित स्थानों पर भेजा जा रहा है। वहीं उत्तराखंड में खराब मौसम का असर केदारनाथ यात्रा पर भी पड़ रहा है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के मद्देनजर केदारनाथ यात्रा को अब अगले आदेश तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। राजधानी देहरादून, उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग सहित राज्य के कई हिस्सों में लगातार बारिश हो रही है। रुद्रप्रयाग में तेज बारिश के कारण श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए केदारनाथ यात्रा अगले आदेश तक स्थगित कर दी गई है। उत्तराखंड के बाद अब बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की, जहां तेज बारिश लगातार हो रही है और ये आपको तस्वीरें दिखाते हैं अब कांगड़ा शहर की, जहां पर जगह जगह जल भराव देखने को इस वक्त मिल रहा है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और यहां सड़कों पर पानी भरा हुआ है, नदियां उफान पर हैं। भारी बारिश के चलते भूस्खलन का खतरा भी काफी ज्यादा बढ़ गया है। इसी बीच मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश में अगले 24 घंटे के लिए बाढ़ के खतरे की चेतावनी भी जारी की है। हिमाचल प्रदेश में चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, शिमला, सिरमौर और मंडी जिलों के अगले 24 घंटे मौसम के लिहाज से काफी संवेदनशील घोषित किए गए। लगातार बारिश के कारण निचले इलाकों में बाढ़ भी आ सकती है। वहीं मंडी में भारी बारिश और बादल फटने की वजह से हालात काफी खराब हुए हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और तस्वीरें काफी कुछ बयां कर रही हैं। पंडोह मंडी राजमार्ग 4 मील से 7 मील के बीच में काफी जगह पर भूस्खलन के चलते बंद हो चुका है, जिसे खुलने में अभी थोड़ा वक्त लगेगा। वहीं कमांद से आगे पराशर को जाने वाली सड़क में बना हुआ बागी पुल बादल फटने के कारण बंद हो गया। बादल फटने से पहाड़ी से अचानक सारा पानी सड़क पर आ गया। पराशर से आ रही चंबा के विद्यार्थियों की एक बस और कई वाहन यहां पर फंसे हुए हैं। स्थानीय प्रशासन का कहना है कि रात तक सड़क खुलने की फिलहाल
कोई संभावना नहीं है। स्थानीय लोगों व प्रशासन ने यात्रियों के रहने का इंतजाम किया है। हालांकि इस बीच एक राहत भरी खबर ये है कि मंडी जोगिंदर नगर नेशनल हाईवे पर जो मैगल में बंद था वो फिलहाल खुल गया है। वहीं भोपाल की बात करते हैं, जहां बारिश के बाद एक और लोगों को गर्मी से राहत मिली, तो वहीं दूसरी ओर शहर में कई जगह पर जल भराव से परेशानी भी लोगों को हो गई है। पहली ही बारिश के बाद शहर के भोपाल टॉकीज से लेकर बावड़िया कला तक सब जगह पर पानी जमा हो गया है। शहर में कई जगह पर जल भराव को दूर करने के लिए नगर निगम से पंप भी बुलाना पड़ा। वहीं झमाझम बारिश के बाद लोग बारिश के शहर के सुहावने मौसम का भी लुत्फ उठा रहे हैं। उधर मौसम विभाग ने अगले 5 दिन तक हल्की बारिश की संभावना जताई है। भोपाल के बाद अब बात करते हैं राजस्थान की, जहां राजस्थान के कई हिस्सों में तेज बारिश के बाद सड़कों पर जल भराव देखने को मिल रहा है। तेज बारिश के होने की वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। साथ ही सड़कों पर पानी ज्यादा होने से वाहनों की आवाजाही पर भी इसका असर देखने को मिल रहा है। जहां बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत दी है, तो वहीं शहर में जलभराव ने लोगों की मुश्किलें भी बढ़ा दी हैं। चक्रवात बिपरजॉय के राजस्थान में प्रवेश करने के बाद से राज्य में लगातार भारी बारिश हो रही है और आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। राजस्थान के बाद अब बात मुंबई की करेंगे, जहां मुंबई के घाटकोपर में इमारत ढहने से हुए हादसे में राहत और बचाव अभियान पूरा हो गया है। घाटकोपर के चितरंजन नगर में रविवार सुबह 9 बजे अचानक 4 मंजिला इमारत के गिर जाने से 2 लोग फंस गए थे। काफी कोशिश के बाद भी इन्हें बचाया नहीं जा सका। एनडीआरएफ ने अभियान चलाकर मलबे में दबे दोनों लोगों के शवों को बरामद कर लिया है। एनडीआरएफ की टीम करीब 21 घंटे के ऑपरेशन के बाद दोनों शवों को बाहर निकाल पाई। मृतकों में एक महिला और एक पुरुष शामिल है। और चलिए आगे बढ़ते हुए खबरों में अब बात असम की करेंगे, जहां मौसम बेहतर होने से बाढ़ की स्थिति में थोड़ा सा सुधार देखने को मिला है। हालांकि राज्य के 15 जिलों में लगभग 2,71,000 लोग अब भी बाढ़ की चपेट में हैं। राज्य के 37 राजस्व मंडलों के 874 गांव बाढ़ग्रस्त हैं और 5,936 हेक्टेयर क्षेत्र में लगी फसल को नुकसान पहुंचा है। बाढ़ से अब तक असम में 3 लोगों की मौत हुई है। बाढ़ के पानी से कई जिलों में तटबंधों, सड़कों, पुलों और अन्य बुनियादी ढांचों को भी नुकसान पहुंचा है। राज्य सरकार ने बाढ़ पीड़ित जिलों में 165 राहत शिविर और 104 राहत सामग्री वितरण केंद्र खोले हैं। बचाव और राहत कार्य के लिए केंद्र और राज्य के आपदा मोचन बलों को भी तैनात किया गया। ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर बढ़ने से निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति भी आ गई है। और अब बात जम्मू कश्मीर की, जहां रामबन जिले के मेहद और कैफेटेरिया मोड़ में भारी बारिश के कारण भूस्खलन हुआ। इसके बाद जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर वाहनों का यातायात बाधित होने से गाड़ियों की भी लंबी कतार यहां पर लग गई है। और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से लोग इस वक्त परेशान हैं, क्योंकि गाड़ियों की लंबी कतार यहां पर लगी हुई है। और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर में एनआईए टेरर फंडिंग के मामले में अब अलग अलग जगह छापेमारी कर रही है। शोपिया, पुलवामा, बांदीपुरा और कुलगाम जिलों में ये छापेमारी की जा रही है। तो आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में एनआईए की तरफ से ये छापेमारी इस वक्त की जा रही है। दरअसल लगातार ये जांच इस वक्त चल रही है। शोपिया, पुलवामा, बांदीपुरा और कुल 7 जगह हैं जहां पर टेरर फंडिंग के मामले में एनआईए इस वक्त छापेमारी कर रही है। और इसी के साथ चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नशे के खिलाफ जारी अभियान के प्रति प्रतिबद्धता दोहराते हुए अभियान में जुटी सभी संस्थाओं की सराहना की। अपने संदेश में गृह मंत्री ने बताया कि गृह मंत्रालय ने नशीले पदार्थों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। इस अवसर पर गृह मंत्री ने इस मुहिम में जन भागीदारी का भी आह्वान किया है। ड्रग मुक्त भारत के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है, लेकिन इस लड़ाई को बिना जन भागीदारी के नहीं जीता जा सकता। आज इस अवसर पर मैं सभी देशवासियों को अपील करना चाहता हूं
कि अपने आप को और परिवार को ड्रग से दूर रखें। ड्रग न केवल युवा पीढ़ी और समाज को खोखला बनाता है, बल्कि इसकी तस्करी से अर्जित धन देश की सुरक्षा के खिलाफ प्रयोग किया जाता है। इसके दुरुपयोग के विरुद्ध इस युद्ध में बढ़ चढ़कर आप लोग हिस्सा लें। अपने आसपास हो रहे ड्रग के व्यापार की जानकारी सुरक्षा एजेंसियों को दें। मुझे विश्वास है कि हमारे सामूहिक प्रयास से हम सब नशे की समस्या को जड़ से मिटाने में सफल होंगे। वहीं अमित शाह ने आगे कहा कि सरकार लगातार युद्ध स्तर पर नशीले पदार्थों के खिलाफ अभियान चला रही है और इसी का परिणाम है कि 2006 से 2013 के बीच में जहां 778 करोड़ की ड्रग पकड़ी गई थी, वहीं 2014 से लेकर 2024 में 22,000 करोड़ की ड्रग पकड़ी गई है। ड्रग के विरुद्ध हमारी इस व्यापक और समन्वयित लड़ाई का ही असर है कि जहां 2006 से 13 में मात्र 768 करोड़ रुपए की ड्रग्स बरामद हुई थी, तो वहीं 2014 से 22 में लगभग 30 गुना बढ़कर 22,000 करोड़ की नशीली पदार्थ जब्त किया गया है और नशे के व्यापार करने वाले लोगों के विरुद्ध पहले की तुलना में 181% अधिक मामले दर्ज किए गए हैं। यह मोदी सरकार की नशा मुक्त भारत के प्रति कटिबद्धता को दर्शाता है। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज जम्मू में सुरक्षा कॉन्क्लेव को संबोधित करेंगे और जम्मू कश्मीर की राजनीतिक स्थिति की समीक्षा भी करेंगे। कॉन्क्लेव जम्मू विश्वविद्यालय के जनरल जोरावर सिंह ऑडिटोरियम में आयोजित किया जाएगा, जिसमें पूर्व सैनिक, लेखक, पत्रकार और अन्य वरिष्ठ सुरक्षा विशेषज्ञ भाग लेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एक दिन के दौरे पर जम्मू पहुंच रहे हैं। सुरक्षा कॉन्क्लेव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार की 9 साल की उपलब्धियों को उजागर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के चल रहे कार्यक्रम का हिस्सा है। कॉन्क्लेव के बाद राजनाथ सिंह त्रिकुटा नगर में भाजपा कार्यालय का भी दौरा करते हुए नजर आएंगे। वहीं जम्मू कश्मीर में वर्तमान राजनीतिक सुरक्षा स्थिति पर चर्चा करने के लिए पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से भी मुलाकात करेंगी। केंद्र में मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में भाजपा अपने 1 महीने तक चलने वाले महाजनसंपर्क अभियान के तहत कई कार्यक्रम आयोजित कर रही है। वहीं केंद्र में मोदी सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर सरकार अपना रिपोर्ट कार्ड जनता के बीच रख रही है और जनता को सरकार की उपलब्धियों की जानकारी दी जा रही है। इसी कड़ी में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज केरल में एक जनसभा को संबोधित करेंगे और मोदी सरकार की 9 वर्ष की उपलब्धियों का ब्यौरा जनता के सामने रखेंगे। गौरतलब है कि मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने के मौके पर हर मंत्रालय भी अपनी उपलब्धियों को जनता के सामने रख रहा है। सरकार की 9 साल की उपलब्धियों को लेकर तमाम केंद्रीय मंत्री लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज शाम को वाराणसी में जगतपुर इंटर कॉलेज में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर भाजपा का महाजनसंपर्क अभियान ये चल रहा है। सभा के बाद नड्डा करखिया गांव स्थित इंटीग्रेटेड पैक हाउस से 40 मीट्रिक टन आम लेकर शारजाह जाने वाले कार्गो को हरी झंडी भी दिखाएंगे। वहीं उत्तराखंड में G20 शिखर सम्मेलन के अंतर्गत 3 दिवसीय ढांचागत कार्य समूह की बैठक आज ऋषिकेश के नरेंद्र नगर में हो रही है। इस बैठक में भागीदारी करने के लिए G20 सदस्य देशों के कुल 63 प्रतिनिधि, अतिथि और अंतर्राष्ट्रीय संगठन नरेंद्र नगर में पहुंच चुके हैं। इस 3 दिवसीय बैठक के दौरान प्रतिनिधियों के लिए विभिन्न आधिकारिक बैठक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की भी योजना बनाई गई है। औपचारिक चर्चाओं के अलावा प्रतिनिधि ऋषिकेश के मनोरम प्राकृतिक दृश्यों और समृद्ध संस्कृति का अनुभव करेंगे। वहीं प्रतिनिधियों के लिए 26 जून को योगा रिट्रीट और 28 जून को सैर सपाटे की भी योजना बनाई गई है। G20 ढांचागत कार्य समूह की बैठक में अवसंरचना निवेश के विभिन्न पहलुओं पर चर्चाएं होंगी। बैठक में परिसंपत्ति खंड, गुणवत्तापूर्ण अवसंरचना, निवेश को बढ़ावा देने और इसमें
निवेश के लिए वित्तीय संसाधनों को गतिशील करने के रूप में भी निर्माणाधीन मूलभूत संरचना पर भी चर्चा होगी। इस बैठक में मुख्य प्राथमिकताओं पर चर्चा होगी। इन चर्चाओं का विषय है कल के शहरों का वित्त पोषण, समावेशी, लचीलेपन और संधारणीय। वहीं मध्य रेलवे ने गणपति उत्सव के दौरान बड़ी संख्या में लोगों की यात्रा को देखते हुए गणपति विशेष रेलगाड़ी चलाने की ये घोषणा की है। मध्य रेलवे के अनुसार गणेश चतुर्थी के पहले यात्रियों की बड़ी संख्या को ध्यान में रखते हुए मध्य रेलवे 156 गणपति विशेष रेलगाड़ियां चलाएगा। ये रेलगाड़ियां छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल, पनवेल और सावंतवाड़ी, रत्नागिरी, पुणे, करमाली और कुड़ाल सहित विभिन्न रेल मार्गों पर चलाई जाएंगी। बुकिंग कल से शुरू होगी। वहीं गणपति उत्सव सितंबर महीने में मनाया जाएगा। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने अमेरिका, कनाडा और पोलैंड के राष्ट्राध्यक्षों से फोन पर रूस में चल रही उथल-पुथल पर चर्चा की है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से बातचीत के दौरान जेलेंस्की ने कहा कि क्रेमलिन नेता व्लादिमीर पुतिन की कमजोरी उजागर हो गई है। जेलेंस्की ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ एक फोन कॉल के बाद कहा कि हमने रूस में हो रही घटनाओं पर चर्चा की। जेलेंस्की ने आगे कहा कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था बहाल होने तक दुनिया को रूस पर दबाव डालना चाहिए। बातचीत के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने लंबी दूरी के हथियारों पर जोर देने के साथ रक्षा सहयोग को और बढ़ाने की भी बात कही। जेलेंस्की ने कहा कि कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के साथ यूक्रेन के विशाल और रूसी कब्जे वाले जापोरिजिया परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में खतरनाक स्थिति के बारे में चर्चा हुई। जेलेंस्की ने आगे कहा कि यूक्रेन के साझेदारों को विशेष रूप से विनियस में नाटो शिखर सम्मेलन में रूस के खिलाफ एक सैद्धांतिक प्रतिक्रिया प्रदर्शित करनी चाहिए। यूक्रेनी नेता ने पोलैंड के राष्ट्रपति आंद्रेज डूडा के साथ भी फोन पर इस पूरे मामले को लेकर चर्चा की है। और इसी के साथ चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और अगली खबर ग्रीक से है, जहां पर रूढ़िवादी न्यू डेमोक्रेसी पार्टी ने देश के संसदीय चुनावों में जीत हासिल की है। मतदाताओं ने सुधारवादी किरियाकोस मित्सोटाकिस को प्रधानमंत्री के रूप में एक बार फिर से 4 साल के कार्यकाल के लिए चुना है, जबकि उनकी मुख्य प्रतिद्वंदी वामपंथी सिरिजा पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है। किरियाकोस मित्सोटाकिस की पार्टी को 40% से ज्यादा वोट मिले, जबकि सिरिजा पार्टी को 18% से भी कम वोट मिले हैं। जीत के बाद न्यू डेमोक्रेसी पार्टी के मुख्यालय के बाहर हजारों की संख्या में समर्थक एकत्रित हुए, जहां मित्सोटाकिस ने मतदाताओं को उनके समर्थन के लिए धन्यवाद दिया। मित्सोटाकिस ने महत्वपूर्ण पर्यटन उद्योग से राजस्व बढ़ाने, नौकरियां पैदा करने और यूरोपीय संघ के औसत के करीब वेतन बढ़ाने का वादा किया है। वहीं आर्थिक विकास व सुरक्षा पर चुनाव अभियान के केंद्रित करने के बाद इस चुनाव में मित्सोटाकिस की पार्टी को बहुमत मिला। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मतदाता मुख्य रूप से अर्थव्यवस्था को लेकर चिंतित नजर आए थे। और चलिए अब खेल जगत की कुछ अहम खबरों के ऊपर नजर डालते हैं। भारत की सुतीर्था मुखर्जी और अहिका मुखर्जी की जोड़ी ने WTT कंटेंडर का खिताब अपने नाम कर लिया है। महिला युगल स्पर्धा के फाइनल में भारतीय जोड़ी ने मीवा हेजिमोटो और मियू खारा की जापानी जोड़ी को 3-1 के अंतर से हराया। इस जीत के साथ ही सुतीर्था और अहिका की जोड़ी WTT कंटेंडर जीतने वाली साल की पहली जोड़ी बन गई है। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने WTT कंटेंडर का खिताब जीतने वाली भारतीय महिला जोड़ी को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने अपने ट्वीट संदेश में लिखा कि अहिका और सुतीर्था मुखर्जी की शानदार जोड़ी को WTT कंटेंडर 2023 महिला युगल चैंपियन बनने पर हार्दिक बधाई। एक के बाद एक बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए सेमीफाइनल में विश्व कप जोड़ी को हराना और फाइनल में दूसरी वरीयता प्राप्त जोड़ी के खिलाफ शानदार जीत आपकी कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प का प्रमाण है। आप इसके हकदार हैं। आप पर गर्व है, जेम्स। भारतीय गोल्फर दीक्षा डागर ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अपना दूसरा लेडीज यूरोपीय टूर खिताब जीत लिया है। उन्होंने टिप स्पोर्ट चेक लेडीज ओपन में 4 शॉट जीत के साथ अपना दूसरा खिताब अपने नाम किया। 22 साल की बाएं हाथ की खेलने वाली दीक्षा ने इससे पहले साल 2019 में LET खिताब जीता था। रविवार को दीक्षा शानदार लय में थी, जिनका उन्हें पूरा फायदा मिला। प्रतियोगिता में ट्रिचेट दूसरे स्थान पर रही, जबकि फ्रांस की सेलिन हर्बिन को तीसरा स्थान मिला।
सेफ चैंपियनशिप के ग्रुप बी के मैच में बांग्लादेश ने मालदीव को 3-1 से हरा दिया। इसके साथ ही बांग्लादेश ने चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंचने की अपनी उम्मीदों को जिंदा रखा है। इस मैच में मालदीव की तरफ से हमजा मोहम्मद ने 17वें मिनट में गोल दागकर बढ़त बना ली थी। हालांकि इसके बाद बांग्लादेश ने वापसी करते हुए एक के बाद एक 3 गोल दागे। बांग्लादेश की तरफ से हकीम हुसैन, तारिक काजी और शेख मार्सेलिन ने 1-1 गोल दागे। वहीं ग्रुप बी के एक अन्य मैच में लेबनान ने भूटान को 4-1 के अंतर से हरा दिया। लेबनान का सामना बुधवार को मालदीव से होगा। स्पेनिश टेनिस खिलाड़ी कार्लोस अल्कराज ने क्वींस कप का खिताब अपने नाम कर लिया है। फाइनल मुकाबले में अल्कराज ने ऑस्ट्रेलियाई टेनिस खिलाड़ी एलेक्स डी मिनोर को आसानी से 6-4, 6-4 से हरा दिया। इस जीत के साथ ही अल्कराज ने दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी के रूप में अपनी वापसी भी कर ली। अल्कराज की ये जीत अगले महीने शुरू हो रहे विंबलडन के लिहाज से अहम है। सिंगापुर में एक सप्ताह तक चले पहले ओलंपिक ई स्पोर्ट्स का समापन रविवार के दिन हुआ। इस प्रतियोगिता में दुनिया भर के 60 से अधिक देशों के 130 से अधिक प्रतिभागियों ने तीरंदाजी, बेसबॉल, शतरंज, साइकिलिंग, डांस, मोटर स्पोर्ट्स, नौकायन, शूटिंग, ताइक्वांडो और टेनिस सहित ओलंपिक्स ई स्पोर्ट्स सीरीज 2023 की 10 स्पर्धाओं में भाग लिया। आईओसी के उपाध्यक्ष सेन मियांग एनजी ने इस आयोजन को रोमांचक और एक ऐतिहासिक क्षण कहा। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे अब बर्लिन की, जहां पर आयोजित हुए स्पेशल ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ियों का एकदम शानदार प्रदर्शन इस बार देखने को मिला। 17 जून से लेकर 25 जून के बीच आयोजित हुई इस प्रतियोगिता में भारत ने 160 से ज्यादा पदक जीतने में सफलता हासिल की है। जर्मनी के बर्लिन शहर में करीब एक सप्ताह से अधिक समय तक विश्व भर के विशेष एथलीटों के बीच 16वें स्पेशल ओलंपिक पदकों के लिए जोर आजमाइश देखने को मिली। 17 जून से 25 जून तक आयोजित हुए इन खेलों में असाधारण क्षमताओं के साथ हजारों की संख्या में एथलीट और अधिकारियों का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला। स्पेशल ओलंपिक में 26 प्रतिस्पर्धाओं में 190 देशों के 7000 विशेष एथलीटों ने हिस्सा लिया। भारत की तरफ से स्पेशल ओलंपिक में 198 एथलीटों ने 57 कोचों के मार्गदर्शन में शानदार खेल दिखाया। इन खेलों के पहले ही दिन से भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला। विशाल ने पावर लिफ्टिंग में देश को 2023 के स्पेशल ओलंपिक में पहला पदक दिलाया। उन्होंने 4 रजत पदक जीतकर पदक तालिका में देश का खाता खोला। इसके बाद भारतीय दल ने पदक जीतने का सिलसिला अंतिम दिन तक भी बरकरार रखा। इस तरह भारतीय दल ने 160 से ज्यादा पदक जीतने में सफलता हासिल की। सभी कोचेस को बधाई देती हूँ, टीम स्पेशल ओलंपिक्स भारत को बधाई देती हूँ, जिनके परिश्रम का आज ये परिणाम है। इंस्पिरेशन के सोर्स ये बच्चे खुद हैं, क्योंकि इनको हम जितना मिलते हैं, जितना देखते हैं, लगता है इनके लिए हम मैक्सिमम कर सके तो ही हम लोगों को एक खुशी मिलती है, और इन बच्चों की खुशी में ही हमारी खुशी है। इसलिए ये इंस्पिरेशन है और इनके लिए हम काम कर रहे हैं और इनके लिए हम आगे काम करते रहेंगे। फुटबॉल, 7A साइड, पावर लिफ्टिंग, रोलर स्केटिंग, बास्केटबॉल, तैराकी, बैडमिंटन जैसी स्पर्धाओं में भारतीय एथलीटों ने पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया। फुटबॉल 7A साइड में सबसे ज्यादा 11 स्वर्ण पदक मिले। वहीं रोलर स्केटिंग और महिलाओं की वॉलीबॉल और पुरुषों के बास्केटबॉल 5v5 में 10-10 स्वर्ण पदक प्राप्त हुए। बच्चों का हार्ड वर्क ही मैं बोल सकता हूँ इसको, क्योंकि इस बार हमारा सिलेक्शन का सिस्टम, सिलेक्शन का जो गया हुआ राउंड्स, वो बहुत अच्छी तरीके से हुआ और चुन चुन के लिया गया हुआ लड़कों को, जो जिसका अच्छा प्रदर्शन था वही लड़का आया हुआ है फाइनल्स तक, तो वो लोग इधर आके हैं। स्पेशल ओलंपिक के दौरान विश्व भर के खिलाड़ियों द्वारा खिलाड़ियों में टीम वर्क, लक्ष्य निर्धारण, जीतने की चाह और खेल भावना का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला। बर्लिन में स्पेशल ओलंपिक में भारतीय दल का सफल अभियान इन असाधारण एथलीटों की प्रतिभा और दृढ़ संकल्प का प्रमाण है। इनकी उपलब्धियों ने न केवल देश को गौरवान्वित किया है, बल्कि अधिक समावेशी और एक बेहतर समाज का मार्ग प्रशस्त किया है। भारतीय दल की विरासत आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी और एक ऐसी दुनिया को बढ़ावा देगी जहां स्पेशल एथलीट्स की असाधारण क्षमताओं का जश्न मनाया जाएगा और उन्हें अपनाया जाएगा। कैमरा पर्सन केटी राव के साथ नारायण सिंह, डीडी न्यूज, बर्लिन। और इसी के साथ फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए लगातार डीडी न्यूज।